नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट खुली हुई हैं। और जूनियर इंजीनियर भी कौन से वाले हैं वो आप अच्छे से देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर भी सिर्फ सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के लिए नहीं है ना। सिर्फ सिविल और इलेक्ट्रिकल इनकी बात होगी। तो भैया पोस्ट का नाम आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको, जूनियर इंजीनियर ये लिखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल। ऑनलाइन एप्लीकेशन है पूरी तरीके से। 9 जून से ये फॉर्म खुला हुआ है और 30 जून इसकी लास्ट डेट है, तो आप उसे भर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 35 है, 35 है। एग्जाम डेट जो यहाँ पर दी है 15 जुलाई है, उससे पहले पहले 15 जुलाई को आपको उसका पेपर देना है। पेपर दो चीज़ों में होना है ना। एक आपका होगा भैया ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, 300 मार्क्स का वो क्वेश्चन ठीक है। उसके बारे में पूरी डिटेल हम नीचे करके पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या रहेगा, है ना। अभी तो इसमें भी आपको डाउट होगा कि सर जूनियर इंजीनियर में भी कौन सा, डिप्लोमा वाला है डिग्री वाला। तो दोनों भर सकते हैं, है ना। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री डिग्री ली हुई है सिविल से तो आप इसे भर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ या डिग्री की हुई है इलेक्ट्रिकल से तो भी आप इसे भर सकते हैं। लेटरल एंट्री वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ये इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो सीधी सी बात है कि शायद आप भर सकते हैं। तो जब भी ऐसी मौका हो जाए कि नहीं पता हो कि भर सकते हैं नहीं भर सकते, तो मेरा तो यही कहना है कि आप भर दें इसे, है ना। अगर आपके पास है तो, नहीं होगा तो फॉर्म खुद ही रुक जाएगा, आगे भराएगा ही नहीं वो, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है ना। तो याद रखना, 9 जून से स्टार्ट है, 30 जून को लास्ट डेट है, और 15 जुलाई को उसका हुआ पेपर होना है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। अच्छा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, अच्छा इसमें सेक्शन भी बटे हुए हैं। हर सेक्शन में आपको पास भी होना होगा, ओवरऑल भी पास होना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। ऑनलाइन फॉर्म है पूरी तरीके से। तो ये तो मैंने आपको डेट वगैरह तो मैंने आपको पहले ही समझा दी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आने पर आप ये जो वेबसाइट देख रहे हो मैंने लाल कलर कर दी, cgrs.ibps.in, इस पर चले जाओ, है ना। देख सकते हो आप। इसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह बैन है, इस पर बात नहीं करेंगे। ये पोस्ट में ही है 35 पोस्ट जो टोटल है ना। सिविल के लिए उसमें आप देखोगे 29 पोस्ट टोटल, और जो बच गई हैं वो यहाँ पर है। तो इस 29 और 6 कितने हो गई, 35 पोस्ट हो गई। ठीक है, इतनी आज आप समझ गए होंगे। अब ये जो आप ईस्ट वेस्ट देख रहे हो ना, नॉर्थ साउथ सेंट्रल, ये जोन है भैया। तो आप जिस जोन में आते हो, चाहे आप ईस्ट में आते हो, वेस्ट में आते हो, नॉर्थ में आओगे, है ना। मैं अभी बता दूंगा कि आप कहाँ आएंगे ना, वो भी दिख जाएगा कि ईस्ट, भाई मैं जैसे मध्य प्रदेश से तो मैं कौन से वाले में आऊँगा, किस जोन में मेरा नंबर होगा। या मैं हरियाणा से हूँ तो मैं कौन से जोन में आऊँगा, या मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं कौन से जोन में आऊँगा। तो ये मैं जोन अभी आपको क्लियर कर दूंगा। पर यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी है। तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको इनिशियल रूप में जिस जोन को आपने सिलेक्ट किया है, सॉरी, जिस जोन को आपने सिलेक्ट किया है उसी जोन में आपको इनिशियल रूप में रखेंगे। उसके बाद वो तबादला करते रहेंगे, तो आपको मालूम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो अपना जोन बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना। आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, एक ही फॉर्म फिल करना, ये ध्यान रखिए। ठीक, और एक ही जोन सिलेक्ट करना, ये बात ध्यान रखिए। मल्टीपल फॉर्म, मल्टीपल पोस्ट, ये सब आप नहीं कर सकते, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम जोन जो है वो ईस्ट वेस्ट और ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी दूंगा, कैसे क्या करना है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, सीधे चलते हैं। और ये मैं उनके लिए बताऊंगा जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से कि भाई आपका एस हो गया, यानी सिटिंग, एस टी मतलब स्टैंडिंग, वॉकिंग, है ना, बेंडिंग, ये आपका मैनिपुलेशन बाय फिंगर, फिंगर चलाना आना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ राइटिंग हो गया। एससी का मतलब सीइंग एंड सीइंग हो गया, ये हियरिंग हो गया, और ये कम्युनिकेशन। अगर आप ये सब कर पाते हो तो आप सिविल भर सकते हैं, और अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आप जूनियर इंजीनियर ये वाला भर सकते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। चलिए, और आपके पास स्क्राइब की सुविधा रहेगी, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। स्क्राइब मतलब आप एक हेल्पर लेकर के जा सकते हैं, भाई जिसको देखने में दिक्कत है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब है ना, वो भर सकता है इसको। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, है ना, दिव्यांग होने का, है ना, या आपको दिव्यांग होने का जो भी फैसिलिटी मिल रही है वो तभी मिलेगी जब आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डीसी होना चाहिए, और वो आपको मालूम है कि आपके एरिया के सीएमओ देंगे, है ना, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर वो देते हैं। तो उसको थोड़ा सा बनवा लीजिए, वो कर लीजिए। अब देखिए, स्क्राइब हो गया, है ना। और एक बात याद रखिए, स्क्राइब के बारे में कुछ बातें आपको ऐसी बताया था, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ध्यान सुनिए। जो स्क्राइब होता है ना, जो आपकी हेल्प करने आया है ना, दिव्यांगजन की, पहली बात तो स्क्राइब का ये नियम है कि वो आपसे एक पायदान कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी समझ लीजिए कि अगर आप डिग्री है तो वो डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएशन है तो वो अनग्रेजुएट होना चाहिए, है। तो मतलब सिर्फ मदद के लिए।
और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्क्राइब उसी एग्जाम का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, आपके समकक्ष उसकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि स्क्राइब आपकी मदद ना करे, सिर्फ पढ़ने और जो उसको इंस्ट्रक्शन है वही काम करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है बहुत सारी बातें यहाँ पर, है ना, हम उसमें नहीं जाएंगे। चलिए, अब आपको मैं बता दूं कि आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या, आपको काम क्या करना है। जो सिविल के लिए सिलेक्ट होंगे उनको हैंडलिंग करनी है और सुपरविजन यानी देख रेख करनी है, जो भी सिविल का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसको, जो भी मेंटेनेंस का काम होगा उसको, इंटीरियर वर्क कुछ अगर हो रहा है तो उसके बारे में बात करनी है। इलेक्ट्रिकल वालों को जो भैया इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट को हैंडलिंग और सुपरविजन देनी है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कोई डिवाइस है तो उसको देखना होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंस्टॉलेशन होते हैं, या मशीन लग रही है या निकल रही है, ये सब आपका देखने का काम रहेगा। ठीक है ना। एलिजिबिलिटी में हम बात करते भैया, देखो अगर आपकी उम्र जो है 20 से 30 के बीच में है तो आप इसे भर सकते हैं। एज वाइज छूट मिलती है, जैसे SC ST को मिलती है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जनरल वालों को 10 साल की मिलती है, OBC वालों को 13 साल की मिलती है और SC ST को 15 साल की मिलती है। तो आप इसमें अपने हिसाब से 30 को मैक्सिमम कर लो, क्योंकि ये जो लिखा है ना सिर्फ जनरल के लिए है। ठीक है ना, जनरल के लिए, OBC के लिए, OBC नहीं है सॉरी, जनरल के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन दोनों के लिए 30 साल मैक्सिमम है जनरल वालों के लिए। इसके बाद अगर आप कैटेगरी है तो आप उसमें 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी है जैसा भी है वो कर लीजिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल होती है, और कोई विडो है, डाइवोर्सी है ना, या जिसने दोबारा शादी ना की हो तो उनके लिए 35 साल तक की उम्र देखी जा सकती है। और यही SC ST में से अगर ऐसा कोई महिला है तो उसके लिए 40 साल देखी जा सकती है। तो एज क्राइटेरिया चेक करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक ये बर्थ डेट है, क्या ये बर्थ डेट है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, बर्थ डेट बोल रहा हूँ, है ना, बर्थ डेट, दोनों की दोनों बर्थ डेट। इसका मतलब ये आप 1993 से लेकर के 2003 के बीच में पैदा होने चाहिए या इसी सन को पैदा होने चाहिए। अब इस सन में भी मैं बता दूं, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आपको दिख रहा है इसमें लिखा है नॉट अर्लियर देन 2 जून 1993 से पहले का अगर आपका जन्म है तो आप नहीं भर सकते। मान लीजिए अगर किसी का जन्म हुआ 1 जून 1993, नहीं भर सकते, बहुत क्लियर सी बात है। 2 जून को हुआ है भर सकते हैं, 3 जून को, अब इसके बीच में भर सकते हो 2003, 1 जून 2003 को भी किसी का जन्मदिन आया है ना, वो भी इसे भर सकता है। लेकिन अगर 2 जून 2003 को किसी का जन्मदिन आया वो इसे नहीं भर सकता, तो इसलिए लिखा है नॉट आफ्टर 1 जून और नॉट अर्लियर 2 जून 1993। क्या क्लियर होगी बात इतनी? एज क्राइटेरिया मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए, ये जो भी आप इन चीज़ों का फायदा उठाएंगे, SC ST होने का, OBC का, पर्सन विद बेंचमार्क का, एक्स सर्विसमैन का, ये वीडियो का, भैया इन सब का सर्टिफिकेट लगता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो ये सब के सर्टिफिकेट के आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखने पड़ेंगे, है ना। स्कैन कॉपी आपको मालूम है कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, इनको रखिए, उनको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं अब यहाँ पर। अब देखो, जो हमको बात करनी थी वो ये वाली है कि यहाँ पर जो लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना, इसमें क्या है, बहुत ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी, डिप्लोमा मिनिमम 3 साल का, तो भी आप भर सकते हो। 2 साल वाला नहीं, 3 साल वाला होना चाहिए, है ना। और अगर आपने डिग्री की है तो भी आप इसे भर सकते हो। परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो जो जनरल वाले हैं, है ना, जनरल वाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरल, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, इन 3 के लिए अगर डिप्लोमा किया है तो 65% होना ही चाहिए मिनिमम। और इनके अलावा अगर SC ST PW पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 55% है। वहीं अगर आपने डिग्री की हुई है तो जनरल, OBC, EWS के लिए 55% है। इतना लेकर के आना है, डिग्री में इतना परसेंट होना चाहिए। और अगर आप SC ST से हैं तो 45% है, 10% की छूट मिल जाती है। सेम ऐसे ही जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है भैया, वही सब होना चाहिए। ठीक है, वही वही पूरी कहानी है जो मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है, अब एक्सपीरियंस की बात करें भैया, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा अगर डिप्लोमा किया है तो, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा अगर डिग्री है तो। और अगर ये दोनों नहीं है तो मान लो आपने 1 साल का अगर कोई ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करी है ना, PSU से, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे मान लो भाई अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग तो की होगी ना, इसीलिए आपने देखा होगा वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, अप्रेंटिसशिप अगर आपने की होती है, अब तक कितने वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आपका काम हो जाता है ना। नहीं किया तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए, ऐसी सेम पूरी कहानी जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, तो अलग से इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी का CGP है तो वो दिखे हुए ऐसे काउंट होगा, 6.75 को ये मानेंगे, 6.25 को 55% मानेंगे, और 5.75 को ये 50% मानेंगे। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे भैया स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी एग्जाम में आप सिलेक्ट कैसे होंगे। तो पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, फिर आपका LPT टेस्ट होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जो जोन आपने चुना है ना उसी का लैंग्वेज का टेस्ट होगा, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है। मेन दम तो आपको यहाँ ऑनलाइन एग्जाम में दिखानी है। तो आप देखेंगे आपके पास 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा है आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर 1 है,
और यही आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का पेपर 2 है। नीचे ये मतलब दूसरा तीसरा पार्ट तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हो गया। चौथा पार्ट आपका वही जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और ये सब रहेंगे इसमें। अब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो 50 क्वेश्चन कैरी करेगा, 50 मार्क्स का होगा। 40 मिनट मिलेंगे आपको, इतना टाइम है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के पेपर 1 में, और ये 100 नंबर का रहेगा पूरा, और 40 मिनट मिल रहे हैं। सेम दूसरे पार्ट में भी होगा, 140 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 40 मिनट मिलेंगे। और आपका जो ये इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला है ना, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट मिलेंगे। इस तरह से टोटल 150 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। और 300 मार्क्स हैं और 180 क्वेश्चन है। क्या क्लियर होगी बातें, है ना। आप चाहो तो ये जो एनेक्जर 4 देख रहे हो ना, इसमें जाकर के सिलेबस भी देख सकते हो। हालांकि सिलेबस क्या है कैसा है वो सबको पता है, आप बेसिक पढ़िए अपना पूरा। जैसे ही आप पहला वाला पेपर निकालेंगे तो आपको जाना है एलपीटी में, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। इसमें क्या है, कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड, देखो जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं ऑनलाइन वाले में एग्जामिनेशन में, उन्हें जाना पड़ेगा एलपीटी के लिए, ठीक है। और ये भैया देखो, कंडक्टेड इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज में आपका ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो सकता है ना। जिस जोन को आपने सिलेक्ट किया है उस जोन में जो लैंग्वेज चलती होगी उसका टेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। ये बात होगी, लोकल लैंग्वेज यार भाई अपनी जगह की। अच्छा अभी याद रखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको हर सेक्शन में पास होना है, एक में भी, दो में भी, तीन में भी, चार में भी, अलग अलग से, ठीक है। ये बात कहाँ लिखी मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। देखो, अब कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली, सेपरेटली सब में पास होना पड़ेगा। अगर एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स की कटिंग हो जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। क्लियर होगी बातें, है ना। अब चलिए, ये हो गया आपका भी एग्जाम का सिलेक्शन की बात। अब ये पे स्केल है कि भाई तनख्वाह उनको कितनी मिलेगी, तो देख लो आप यहाँ पे, ये बेसिक पे आपका। इसके बाद सब कुछ जुड़ जुड़ करके जो ही प्लस 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 करके पहुंचोगे तो आपकी अप्रोक्सीमेटली तनख्वाह इतनी बनेगी। बहुत है भाई, बहुत है, इतना तुमको पता नहीं है कितना होता है रे, काम बन जाता है। अब देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उन्हें इनिशियली कहाँ भेजा जाएगा, बैंक ऑफिस में, कहाँ पे, जो भी आपने जोन सेलेक्ट किया है उसमें भेजेंगे आपको। जोन ये रहे आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर। अब इसमें आपको मैं अंदर बता देता हूँ। जैसे कोलकाता हो गया, कौन कौन से देखो इस जोन में आ रहे हैं, जैसे भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, शिलोंग, अगरतला, गंगटोक, एइजॉल, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, ये सब इस जोन में आता है। अगर आप यही अहमदाबाद मुंबई देखोगे तो ये सारा कुछ आपका, है ना। अब इसमें बेलापुर, बाईकुला, पुणे, पणजी, ये सब वेस्ट जोन में आ गया। चंडीगढ़, शिमला, जयपुर, जम्मू, और जैसे मैं भोपाल का हूँ, भोपाल देखो सेंट्रल जोन में आता है, तो ठीक है, तो मेरे लिए यही जोन हो गया, समझ। अगर आप बेंगलोर से तो आपके लिए साउथ जोन हो गया, अगर आप जयपुर से तो आपके लिए नॉर्थ जोन हो गया, अगर आप मुंबई से तो आपके लिए वेस्ट जोन हो गया। तो ये हो गया भैया, जोन सिलेक्ट हो गए, समझ गए मेरी बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीस की मैं बात कर दूं आपसे, देखिए दो तरह की फीस है भैया, है ना। अब वो उससे मत जाओ, आप तो यहाँ देखो, जो 450 रुपये की फीस है ये देनी है किसको, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक। और जो 50 रुपये की फीस है ये किसको देनी है, SC ST, पर्सन विद मेजर डिसेबिलिटी और एक्स सर्विस, इनको सिर्फ 50 रुपये देनी है, बाकी सबको 450 देनी है, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। और मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी। ये मैंने बताई दी आपको कि एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एक जोन के लिए अप्लाई करना है, और एक ही फॉर्म भरना है, ठीक है, 10 फॉर्म ना भर देंगे। चलिए, ये भी किसी काम का नहीं है, अभी इसमें भी जानते हैं, है ना। चिंता मत करिए, सब मैंने पूरा पढ़ लिया है उसमें। जो आपके काम का है बस वही मैं बोलूंगा, जो आपके काम का नहीं है उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से गाइडलाइन शुरू होती है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप खुद से फॉर्म भरना है, वैसे तो खुद से मत भरिए, मैं ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा। आपको स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए। तो देखो, फोटोग्राफ की जो इमेज का साइज़ है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होगा, है ना। पासपोर्ट साइज़, देखो बहुत रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर पिक्चर होनी चाहिए आपकी, है ना। और मैं बता दूं आपको कि आपका लाइट कलर्ड यानी पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जब फोटो खींच रही हो। स्ट्रेट देखिए कैमरा में, इधर रिलैक्स फेस के साथ, बढ़िया, मुंह मत बनाने लगना, लाल आंखें, चश्मा, ये सब नहीं चलता है। डायमेंशन में अगर आप देखो, देखो टोपी ओपी भी नहीं पहननी है, चश्मा नहीं पहनना है, ठीक है ना। मुंह अच्छे से धो लेना, साफ दिखना चाहिए, कोई ये करना है ना। ये डामर लगा के बैठे हैं वहाँ पे। अब देखो, डायमेंशन जो है फोटो का वो 200 इंटू 230 पिक्सल रहेगा। साइज अगर आप पूछोगे केबी में तो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, 50 केबी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब आती है बारी, फोटो तो हो गई, अब आता है सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन। तीन चीजें भैया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा है, क्या लिखना है मैं बता दूंगा अभी, लेफ्ट थंब भी मांगा है और सिग्नेचर भी मांगा है।
सबसे पहले इनने बात करी सिग्नेचर की। पहली बात तो ब्लैक इंक से साइन करना किसी पेपर पे, उसका डायमेंशन ये होना चाहिए। उसको आपको जब फोटो खींच करके सेट करोगे तो 150 140 ये पेंट में हो जाता है, ये बड़े आराम से पेंट में हो जाता है ना। ये काम अच्छे से आप सीख सकते हो। साइज आपका 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, है ना, किसका, सिग्नेचर का। और जो आपका लेफ्ट थंब है उसका 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। अंगूठे का आपका जो सिग्नेचर आएगा वो 20 से 50 केबी का होना चाहिए, ठीक है। और आपके साइन सिग्नेचर का जो है वो साइज 10 से 20 केबी का होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया आपको। अब बारी आती है भैया कि आपको डिक्लेरेशन लिखना है इंग्लिश में, वाइट पेपर पर पूरे काले इंक के साथ। और उसका डायमेंशन 800 से 400 रहेगा, है ना। और ये 50 केबी से 100 केबी के बीच में रहेगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसा दिखता है, ये रहा। ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू हुआ, इतने से लेकर के इतना लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये देखो लिखा ना आय, अब जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम है मनोज कुमार शुक्ला तो मैं लिखूँ आय मनोज कुमार शुक्ला। फिर आगे ये पूरी लाइन कॉपी कर देनी। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बस इतना लिख करके स्कैन करना है इसको भी, है ना, और फिर इसको भी अपलोड करना है भैया। समझ गए मेरी बात? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। फिर स्कैन करके आपको डाल देना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और कुछ बचा है इसमें समझने के लिए? अब इसके बाद ये एनेक्जर वगैरह आ गए, ये आपके काम के नहीं है ना। ये जिनके काम के होंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को। सर्टिफिकेट है किसके लिए? जो स्पेशल डिसेबिलिटी रखते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट भैया भरना है ना। ये भरा होना, सिग्नेचर ऑफ मेडिकल अथॉरिटी रहेगी। ये सब जानकारी वो दे देंगे पूरी की पूरी अपनी, है ना। ऐसे ये नीचे दिया हुआ है, समझ गए मेरी बात, है ना, ये पूरे का पूरा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा फॉर्म जो है मैंने समझा लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और जुड़ने के लिए मुझे फॉलो जरूर करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको जरूरत पड़ेगी, जॉब चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। फिर बाकी अगले वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे। तब तक के लिए मुझे फॉलो करिए, इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, इसको जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि हम सिर्फ असली बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। एग्ज़ाम और पोस्ट, बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।